सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। सप्रेम नमस्कार, सप्रेम ढेर सारा प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और नमस्कार, सादर नमन सभी को प्रणाम करते हैं। और क्योंकि आज हम लेकर हाजिर हो गए हैं सखीसाली कार्यक्रम जी, आज रोज की तरह और बाहर है चिलचिलाती गर्मी, पर यहाँ पे स्टूडियो में भले ही हमें सुकून की ठंडक हो, पर उस सुकून की ठंडक में बढ़ोतरी तब होती है बुआ जी जब हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। जी हाँ, कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे श्रोता हमारे जो कार्यक्रम सुन रहे हैं हमसे जुड़ जाते हैं। हाँ, उनका भी प्यार हम तक पहुंचता है। तो प्यार पहुंचता है, आज किन किन विषयों पर पहुंचेगा और बहुत सारा पहुंच भी चुका है। जैसे कि विश्व यकृत दिवस के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमें ढेर सारी जानकारी भेजी है जी। और साथ ही सखी विशेष में हम गंगा देवी के बारे में जानकारी देंगे जो मधुबनी चित्रकार थी जी। और आज का एक विषय जो है जो घर घर में बसा हुआ है, जो फ्रिज आजकल तो फ्रिज तो सभी के घर में है। तो उसमें बुआ जी पहले भी फ्रिज हुआ करते थे, पर आज तो जैसे अलमारियों जैसे हो गए हैं। ऐसा बड़ा बड़ा खरीद लेते हैं हम लोग, बहुत बड़ा बड़ा खरीद लेते हैं। और यानी यूं कह लीजिए कि वो स्टेटस सिंबल हो गया कि बड़ा फ्रिज रखना है। तो लेकिन हम उसमें रख क्या रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसको गोदाम बना रखा है ना भोजन का। फिर आप ढूंढते हैं तो बहुत पीछे से कोई चटनी रखी हुई मिल जाती है डिब्बे में, धनिया पता लगता है कटा हुआ रखा था पीछे, हमें याद ही नहीं था, नया हमने बना लिया फिर से। तो कुछ ऐसी बातें आप भी बताइए हमें कि आप क्या क्या रखते हैं और कब कैसे मिला आपको। और ढूंढने के बाद में पता चला कि वो फेंकने लायक था। बिल्कुल होता यही है, यही तो हम भी कह रहे हैं कि होता तो यही है कि वो सड़ चुका होता है या बहुत ऐसा होता है। तो देखिए कैसे क्या करना चाहिए, इसकी व्यवस्था कैसे करें, इसके बारे में बात करेंगे। और व्यंजन बढ़िया बढ़िया कैसे बनाए जाएं इसके बारे में भी बात करेंगे आज। और अब गाना सुन लेते हैं। हाँ, क्या बात है। टोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, हाँ होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। पिघले सोना अंग से यूं रख छलके,
जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के, रंग में पिघले सोना अंग से यूं रत छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के, धूप में छाँव में झूमती हवाओं में हर दम करे जो इंतजार वो प्यार है, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, वो प्यार अगर वो आए, याद अगर वो आए, ऐसे कटे तन्हाई सुने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई, याद अगर वो आए ऐसे कटे तन्हाई सुने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई, आना हो जाना हो कभी जमाना हो उतरे कभी ना जो कुमार, वो प्यार है, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। तो भाई इस तरीके से बहुत सारी चीजें जब मिलती हैं तब कुछ चीजें हमें हासिल होती हैं या हम मुकम्मल जगह पे पहुंचते हैं, जी है ना। लेकिन जिस तरह से शोखियों की तो बात हो गई, लेकिन उसके आगे का जो शब्द है वो बड़ा हानिकारक होता है यकृत के लिए, वो हमारा लीवर जो है खराब कर देता है। जी, तो इसलिए हमने गाना सुना दिया कि भाई इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि लिवर जो है बड़ा महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। देखो इसको जिगर भी कहते हैं, यकृत हिंदी में कहते हैं, और जिगर का टुकड़ा शायद इसीलिए कहते हैं कि पहले तो हम लोग सोचते थे जिगर मतलब कलेजा ही होता है, दिल होता है जी, लेकिन पता चला कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको भी शायरी में जोड़ा गया। हाँ, शायरी में जोड़ा गया है। और लिवर जो है हमें कई गंभीर बीमारियों से बचाता है। जुड़ी कोई समस्या न केवल पाचन तंत्र को प्रभावित करती है बल्कि गुर्दे, फेफड़े, हृदय और मस्तिष्क के कार्य पर भी असर डालती है। लिवर संक्रमण और बीमारियों से लड़ना, ब्लड शुगर को नियंत्रित करना, शरीर से विषाक्त पदार्थ को निकालना, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करना, रक्त के थक्के जमने में मदद करना जैसे कार्य भी करता है। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। और हमारे साथी और भी मैसेजेस लिख रहे हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि लीवर रोगों के सामान्य लक्षण, हम कुछ सामान्य लक्षणों से जान सकते हैं कि हमारा लीवर क्षतिग्रस्त है या नहीं। भूख में कमी, जी मचलाना, उल्टी करना, पेट में दर्द, बुखार या पीलिया। यानी जब ऐसे लक्षण हो तो उसे अनदेखा ना करे। बिल्कुल, है ना। ऐसा ना सोचे कि मौसम खराब है इसलिए ऐसा लग रहा है तो। और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी जो ये है कि वो हमारे साथी ये भी बता रहे हैं कि विश्व यकृत दिवस की शुभकामनाएं तभी सार्थक होगी जब हमारे खान-पान विशेष ध्यान दें, नियमितता के साथ सुपाच्य खुराक लें। विश्व लिवर दिवस जो साल 2012 में पहली बार मनाया गया था, साल 2024 की थीम भी इन्होंने लिखकर भेजी है, कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री, ये रखी गई है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक भारत में विभिन्न बीमारियों के कारण से हो रही मृत्यु का 10वां आम कारण लिवर की बीमारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के मुताबिक मस्तिष्क को छोड़कर शरीर का दूसरा बड़ा जटिल अंग कोई है तो वो लिवर, जो पाचन तंत्र का एक प्रमुख अंग है। हम जो भी खाते पीते हैं इसी रूट से गुजरता है, तो संक्रमण से लड़ता है, विषाक्त पदार्थों को निकालता है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर नियंत्रित करता है। तो ये सब लगभग इन्होंने सब बातें वही लिखी हैं कि पित्त का रिसाव भी ये करता है। सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के साथ संतुलित आहार लेने की आवश्यकता है। तो इस बात का ख्याल रखिए। जी। और हमारे
एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि विश्व लीवर दिवस की थीम सतर्क रहे, नियमित लीवर जांच करवाएं और फैटी लीवर रोगों को रोके। यह थीम दुनिया भर में लोगों को उनके लीवर के महत्व और इसे प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में शिक्षित करने और लीवर के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सरल लेकिन प्रभावी उपायों के साथ उन्हें सशक्त बनाने पर भी जोर देती है। तो लगभग बहुत सारी यही जानकारी हमारे सभी साथियों ने लिखी है। थोड़ी और जानकारी आगे देते हुए हमारे एक साथी ने लिखा है, ये सब बातें बताते हुए, आप जो भी खाते पीते हैं अथवा दवाइयां लेते हैं वे सभी यकृत से होकर गुजरती हैं। आप यकृत के बिना जीवित नहीं रह सकते। ये एक ऐसा अंग है कि यदि आप अपने लीवर की उचित तरीके से देखभाल नहीं करते हैं तो उसे आसानी से नुकसान पहुंच सकता है। जी, बात बिल्कुल सही है। जी, और हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि जिस प्रकार शहर की रोशनी का पूरा भार पावर हाउस पर होता है, उस प्रकार हमारे शरीर का पावर हाउस यकृत है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे भोजन का पाचन करके ऊर्जा बनाता है और अतिरिक्त ऊर्जा को संचित करके शरीर में रख लेता है, और भोजन न मिलने की स्थिति में इस ऊर्जा का फिर से उपयोग करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हमें अधिक से अधिक फल खाना चाहिए और फलों के रसों को लेना चाहिए, जिससे हमारा यकृत तंदुरुस्त बना रहे। तो तंदुरुस्ती की बात आई तो भाई जो मद्यपान है, धूम्रपान है, ये सब जो है लिवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। तो किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहिए। किसी भी प्रकार की दवाइयां लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। दवाइयों के गलत तरीके के सेवन से भी लिवर जो है वो आपका कमजोर हो सकता है जी, है ना। और साथ ही वो अजीब भूख न लगना, वजन का कम होना इत्यादि लक्षण अगर नजर आए तो उसे अनदेखा ना करें, हमने पहले भी कहा। और साथ ही लहसुन, अंगूर, गाजर, हरी सब्जियां, सेब, अखरोट, मोटा अनाज, बाजरा, ब्रोकोली, बंद गोभी, ताजे फल और हल्दी का प्रयोग अपने भोजन में जरूर करें। और हमारे साथी भी यही सब कुछ लिख रहे हैं। इसके संग संग ये भी लिख रहे हैं कि 1996 में प्रथमतः ये यूरोप एसोसिएशन ऑफ स्टडी फॉर लिवर के लिए मनाया था। इंसान की अच्छी सेहत इस पर निर्भर है, तो इसके तंदुरुस्त रखने और लोगों को जागरूक करने इसका प्रयोजन था। लगभग सभी यही लोग सभी बातें जो हैं यही हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं, और सभी ने ये लिखा है कि विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए विशेष है। तो और हम लोग ने तो कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि लिवर कहीं कोने में पड़ा हुआ है अपना आराम से, पता नहीं कर रहा होगा कुछ, है कि नहीं। होता तो यही है ना। लेकिन भाई हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि 19 अप्रैल को मनाया जाता है। यकृत मस्तिष्क को छोड़कर शरीर का सबसे जटिल, यही लगभग बातें सभी ने लिखी है कि बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बात और है कि ये जो है स्वतः स्वस्थ भी हो जाता है जी, थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है ना। जी। और उसके संग संग चूंकि स्वस्थ भी हो जाता है, कुछ अगर दिक्कत होती है तो अपने आप बन भी जाता है। तो इस बात की ओर भी हमें गौर फरमाना चाहिए कि उस जो डोनेशन है, लीवर दान करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं कि अगर किसी को जरूरत है, उसके सिर्फ लीवर के काम न करने के कारण उसका शरीर जो है थोड़ा बिगड़ रहा है, तो हम उस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उस विषय पर बहुत बड़ा विषय है, कभी किसी दिन और चर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन इसलिए क्योंकि आप इसको डोनेट कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, और वो जो आपका अंग जो दिया जाएगा वो पुनः बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सब चमत्कार हैं प्रकृति के, तो वाकई बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन थोड़ा सा चमत्कार से थोड़ा दूर चलें, ब्रेक ले लेते हैं, है ना। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं। और हमारे साथी ने लिखा है कि भाई देखो, हमारे पूरे दिन के विविध भारती के कार्यक्रमों में कुछ न कुछ थीम होती है। बस यहाँ पर एक और ये भी चमत्कार होता है सखी सहेली में कि पता नहीं कौन सा गाना बजेगा। तो देखते हैं कौन सा चमत्कार होने वाला है ना। हाँ, चलो देखते हैं। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले
जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। तो भाई राष्ट्रीय क्राफ्टमैन के नाम से प्रसिद्ध जो हमारी पद्मश्री गंगा देवी जी हैं, उनकी बात हम लोग करने वाले हैं। मधुबनी जो बिहार की चित्रकारी है उसको उन्होंने बखूबी विश्व पटल पर एक पहचान दी अलग से ना जी। और गंगा देवी जिन्हें लोग मधुबनी चित्रकला परंपरा के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक मानते हैं, उनका जन्म बिहार राज्य के मिथिला में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनकी माँ ने उन्हें पहला ब्रश सौंपा था जो चावल के भूसे और साड़ी के खींचे गए धागे से बना हुआ था। तो कितनी बड़ी बात है। गंगा देवी ने लालटेन से निकली कालिक का उपयोग करके चित्रकारी की थी अपनी। और उन्होंने चित्रकारी की तालीम अपनी माँ, मौसी, चचेरी बहनें और दादी माँ से ली थी। और कागज की कमी के कारण अपनी चित्रकारी उन्होंने दीवारों पर उकेरी थी। तो भाई ऐसे ये पता चलता है ना कि कोई भी संसाधन अगर नहीं है तो भी अगर आपके मन में लालसा है तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। बस ऐसा ही हुआ गंगा देवी जी के संग। गंगा देवी का वैवाहिक जीवन बहुत कष्टमय था और गर्भधारण नहीं कर पा रही थी, इसलिए उनके पति ने उन्हें लगभग छोड़ दिया था। दूसरा विवाह कर लिया उनके पति ने। फिर उनके जीवन में बदलाव तब आया जब फ्रांसीसी कला संग्राहक द्वारा सौंपी गई पेंटिंग बनाने का उन्हें काम मिला। यानी देखिए उनकी जिद थी। नहीं, लेकिन देखो ना कि उसके बाद भी उन्होंने मतलब मन से टूटी नहीं और उन्होंने इस तरीके से अपनी कला को कहीं ना कहीं वो उस मकाम तक पहुंचाया, तभी तो उन्हें ये मिला ना। ये बहुत आदर्श है हम लोगों के लिए कि निराश होने की जरूरत नहीं है, बस आगे बढ़ते जाइए। और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1980 के दशक में गंगा देवी ने दिल्ली के शिल्प संग्रहालय में प्रसिद्ध भित्ति चित्र कोहबर घर या दुल्हन विवाह कक्ष को चित्रित किया। और ये भित्ति चित्र उन्हें उकेरने में 3 से 4 महीने का अवधि लग गया था। तो लगभग हमारी साथियों ने भी यही बातें साझा की हैं कि 1928 21 जनवरी 19 में उनका जन्म हुआ था, 1928 में। और एक भारतीय चित्रकार थी। कई लोग मधुबनी पेंटिंग परंपरा के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक मानते हैं। और लगभग यही सारी जानकारी इन्होंने लिखा है। और ये भी बताया है कि भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय मास्टर क्राफ्टमैन पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके बाद 1984 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। 1980 के दशक में गंगा देवी ने दिल्ली के शिल्प संग्रहालय में प्रसिद्ध भित्ति चित्र को घर या ये जो हम लोगों ने बताया वो बताया कि 4 महीने की अवधि में बनाया। 2015 की शुरुआत में संग्रहालय में एक नवीनकरण योजना के हिस्से के रूप में भित्ति चित्र को बदल दिया गया है। जी। और गंगा देवी को अमेरिका में भारत महोत्सव के लिए चुना गया था। उन्होंने रूस और जापान में भी भारतीय कला का प्रतिनिधित्व किया। जब गंगा देवी ने अमेरिका की यात्रा की तो उन्होंने अपनी अमेरिकी यात्रा के अनुभवों को चित्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। क्या बात है। मतलब कितना, जैसे कहते हैं ना, चित्र बोल उठे होंगे जिस समय देखा होगा लोगों ने। तो गंगा देवी ने सूक्ष्म रंगों के पैलेट का उपयोग करके प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्य जिसे हम सब जानते ही हैं रामचरितमानस को चित्रित किया और एक श्रृंखला बनाई। साथ ही उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से एक ग्रामीण महिला के विस्तृत जीवन चक्र को भी चित्रित किया। तो कह सकते हैं कि एक उन्होंने चित्रों के माध्यम से काव्य रचा, कहानी लिखी, उपन्यास तक कर डाला। अगर उन्होंने किसी एक के बारे में लिखा है ना, लिख रहे हैं कि ग्रामीण महिला के विस्तृत जीवन चक्र को चिन्हित किया, तो लगभग एक कहानी जैसी बन गई ना। जी। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया, जैसे हमारे साथी ने भी कहा था। और 21 जनवरी 1991 को गंगा देवी ने अंतिम सांस ली। हम उन्हें याद करते हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे, जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे, अब तो मिलन के सपने खिले। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे।
न जाना, छुड़ा कर ये बाहें अब तुम न जाना, छुड़ा कर ये बाहें। तुम्हारा ये साथ प्यारा तुम क्यों न चाहे, न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे। किसे था पता यूं हम तुम मिलेंगे, किसे था पता यूं हम तुम मिलेंगे। उजड़े हुए दिल फिर से बसेंगे, उजड़े हुए दिल फिर से बसेंगे। मोहब्बत के बंधन में हम तुम बंधेंगे। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे, अब तो मिलन के सपने खिले हैं। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे। जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे। तो हम लोग जब सामान ढूंढते हैं तो ऐसे ही लगता है न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम हो, वो भी ढूंढता रहता है। भाई कभी तो कोई आओ, हमें निकाल लो फ्रिज में जो सामान रहता है ना पीछे। ये कहाँ गुम हो गई थी। अरे उस दिन तो बहुत ढूंढ रहे थे, चटनी बना के रखी थी पर दिखी ही नहीं जी, क्योंकि वो किसी बड़े से बर्तन के पीछे छुप गई थी। बिल्कुल सही बात है। तो इस बात का ख्याल रखें कैसे रखना है। अब बहुत एक बात और बड़ी मजेदार है, हम तो बात करते हैं कि फ्रिज में सामान मत रखो, ऐसे रखो वैसे रखो, लेकिन बहुत सारे डिब्बे तरह तरह के आने लगे कि फ्रिज में सामान कैसे रखा जाए। डिब्बे ज्यादा जगह घेरने लग गए हैं ना। नहीं, वो आने लगे कि एक के ऊपर एक आप कैसे रख सकते हैं, सेटिंग आपकी अच्छी रहे ताकि आपकी जगह में कम छोटी फ्रिज भी है तो आप उसमें सामान ज्यादा से ज्यादा रख सकें। जैसे आप गोल पे चौकोर नहीं रख पाएंगे तो ऐसे आयताकार डिब्बे सब एक साइज के आते हैं कि एक के ऊपर एक 3 रख लीजिए आप। तो भाई ऐसा है कि व्यापारी लोग भी इस बात का बड़ा ख्याल रख रहे हैं कि हमको रखना ही है तो दे दो व्यवस्था इन लोगों को। तो लेकिन हमें क्या करना है ये हमें सोचना होगा, है ना। तो इस बारे में हमारे साथियों ने तो बहुत सारी बातें लिखकर भेजी है ना। हमारे एक साथी लिखते हैं, टॉपिक बहुत ही अच्छा है, फ्रिज या बासी भोजन का गोदाम। सच है, आजकल अक्सर ही देखा जा रहा है कि ज्यादा खाना बना लिया और उसी से काम चलाते हैं। कौन बार बार बनाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए मजबूरी भी है। लेकिन जो लोग ये सोचकर ज्यादा बनाकर रख देते हैं बार बार बनाना ना पड़े, ये बहुत ही गलत है। लीवर के साथ साथ और भी कई प्रकार के नुकसान शरीर को होते हैं। पौष्टिकता तो बिल्कुल भी नहीं रह जाती उस खाने में। जहां तक हो सके ताजा और पौष्टिक आहार ही खाएं। अच्छा, एक बात और है सोनाली बिटिया कि हम तो ये कह रहे हैं कि पौष्टिकता नहीं रह जाती। चलो पौष्टिकता तो हमने देखा भी नहीं, समझ में भी नहीं आता है, लेकिन हाँ स्वाद बहुत मर जाता है, बिल्कुल मजा ही नहीं आता है। यहाँ तक कि जैसे कि आमतौर पर लोग आलू उबला हुआ तो रखते हैं, अरे कुछ नहीं रहेगा तो हम बना लेंगे, फट से छौंक लेंगे। अरे भाई तुरंत उबाल भी तो लेंगे, 2 मिनट ही तो लगेगा। आलू में तो जैसे लगता है स्वाद ही खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं, है ना। सचमुच तो एक अलग ही उसमें और है ना, एक कटोरी में भी अगर कुछ चीज रह गई है और वो अगर खराब हो गई है तो पूरी जो है दूसरी चीजों को भी वह संक्रमित कर सकती है। दूध में उसकी गंध आ जाती है। और बिल्कुल सही बात है। तो इस बात का ख्याल रखें। फल भी आमतौर पर कटे हुए रखे जाते हैं आसानी के लिए। वैसे हमारे एक साथी ने बड़ा प्यारी सा ये संदेश साझा किया है कि फ्रिज को हमारे बड़े भाई बसौड़ी अलमारी कहते हैं, बुलाते आए हैं सालों से। हम सब चिढ़ जाते थे, पर सही बात है, कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है खाने का, तो रखना ही पड़ता है। पर ये जरूर है कि खाना बनाने से पहले सुबह सुबह सारा फ्रिज खाली कर लेते हैं, पहले बासी खत्म करके फिर ताज़ा उसी हिसाब से बनाते हैं और ज्यादा न बचे। अच्छा है अगर पूरा
ही खाकर खत्म हो जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि एक बार अगर उसको हम रोज देख लें तो थोड़ा सा वो भी खुश हो जाएगा और हम भी खुश रहेंगे बाद में। जी। हमारे एक साथी ये भी लिखती हैं कि एक परिचिता के घर जब भी देखती हूँ छोले राजमा बनेंगे तो परिवार के खाने से दुगना। मैंने पूछ लिया इतना क्यों बनाती हो, तो बोली सभी को बहुत पसंद है, हम लोग 2-3 दिन तक खाते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं। बच्चे गर्म करके ब्रेड रोटी चावल किसी के साथ भी खा लेते हैं। अब पढ़ा लिखा परिवार क्या कहा जाए। तो भाई इसमें बहुत सारे लोग यही करते हैं, पहले छोले पूड़ी खा लिया, फिर दूसरे दिन छोले चावल खा लिया, फिर तीसरे दिन ब्रेड से खा लिया, फिर छोले बच गए तो उसमें आटा डाल के इसके पराठे बना लिए। क्या बात है, तुमने ये नया रास्ता बता दिया भाई, क्या बात है। यही तो हम कह रहे हैं कि देखिए कैसे कैसे रचनात्मक विचार हम लोगों के पास है, एकदम मतलब जैसे कहते हैं ना कि फर्टाइल दिमाग है, फटाफट आइडियाज आ जाते हैं। तो बहुत सारे विचार हैं, लेकिन भाई कोशिश करें कि कम से कम चीजें रखें, एक समय का बनाएं, फिर देखिए कितना स्वाद रहता है। बहुत स्वाद रहता है, और ऐसा ना हो कि उसे हम सेहत के लिए रखा है और हमारा सेहत ही खराब हो जाए। और भी किन चीजों का ख्याल रखेंगे इस पर हम बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। मेरे घर सब्जियां, कुछ मसाले, दूध, घी बनाने वाली मलाई रखती हूँ फ्रिज में। बाकी खाना तो कभी खाने का काम नहीं पड़ा क्योंकि सबके हिसाब से बनाती हूँ। या क्या बात है, यही तो हम कह रहे हैं कि हमारी बहुत सारी जो बहनें हैं ना बहुत सलीके वाली हैं, सुघड़ हैं, तो इस बात का ख्याल रखिए। हमारे एक साथी लिखते हैं कि बड़े बड़े वैद्याचार्य, डॉक्टर और बड़े बुजुर्ग और समझदार लोग समय समय पर हमारे दैनिक जीवन में फ्रिज ये निर्भरता का कम करने की बात करते चले आए हैं। वास्तव में फ्रिज बासी भोजन का गोदाम ही होता है। बिल्कुल सही बात है। घर के साथी सदस्यों के साथ साथ छोटे बच्चों का बार बार फ्रिज खोलकर ठंडा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। इस समस्या के समाधान के लिए बहुत अच्छा और कारगर विकल्प मिट्टी का मटका या फिर सुराही हो सकता है। रही बात फ्रिज में आटा गूंद कर रखने की, वर्जित माना गया है और ये बात भी कई लोगों को कहते सुना है और कई बार प्रकाश में आई है कि चपाती बनाने से पहले आवश्यकता अनुसार जरूरत भर का ताजा आटा गूंथ लेना चाहिए, फालतू नहीं। यानी कि अच्छा एक बात है कि तुरंत जब गूंथते हैं तो उसकी रोटियां इतनी अच्छी बनती हैं, मुलायम बनती है, हाँ स्वाद रहता है, उसमें गेहूं की खुशबू भी आती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और वैसे हमारे एक साथी ने बड़ी प्यारी सी इसके बारे में मतलब एक तुलना की है, उदाहरण दिया, बल्कि लेन देन में अनियमितता के चलते बैंक अकाउंट को फ्रीज कर किया जा सकता है। वैसे ही फ्रिज में रखी हुई खाने पीने की चीजों की नियमित समय में नियमित उपयोग कर लेना जरूरी है, क्योंकि कहीं वो बासी खुराक का गोदाम न बन जाए फिर और हमारी पाचन क्रिया भी कहीं फ्रीज न हो जाए बैंक अकाउंट की तरह। क्या बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि उसको फ्रीज न होने दे और सेहत पर उसका असर पड़ता है। अच्छा अपनी सुविधा के लिए कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी मिठाई है चलो कि जो नहीं खराब होगी, लेकिन हम इसलिए फ्रिज में रख देते हैं कि चीटी वीटी नहीं लगेगी, कोई कीड़े नहीं लगेंगे। अलमारी का इस्तेमाल। हाँ बिल्कुल नहीं, तो पहले जाली की अलमारी आती थी, लेकिन उसके लिए भी तरीके हैं ना। आप एक छोटे से थाली ऐसी ले लीजिए, उसमें पानी रख दीजिए और उसके बीच में आप उस मिठाई का डिब्बा रख दीजिए, जो चीटी नहीं लगेगी। हाँ, और क्या है कि जैसे बेसन का लड्डू ही है या बूंदी के लड्डू हैं, तो वो जो कठोर हो जाते हैं और बिल्कुल स्वाद खत्म हो जाता है, है ना। तो भाई क्या करते हैं लोग, उसमें से निकाल के फिर माइक्रोवेव में रखते हैं। ऐसा? अरे भाई क्या बात है, तुम एक एक रास्ता भी बता रही हो और फिर कहोगी कि हमारे बहनें जो हैं वो ये ना करें वो ना करें। अच्छा एक बड़े लेकिन उसका क्या करते हैं, केला निकाल के क्या करते हैं, जो केला
रख देते हैं? केला तो रखना ही नहीं चाहिए, पूरा काला पड़ जाता है केला। तो वो माइक्रोवेव में रखने से ठीक हो जाता है? नहीं नहीं, वो तो उसकी पूरी चटनी बन जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोग रख देते हैं, जैसे सेब है, कीवी है, अमरूद है, आम है, पपीता तक रखा जाता है। तो भाई कृपया इन सब फलों को आप बाहर रहने दीजिए, बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। और बाहर रखने का भी ये मतलब नहीं है कि अब आप 1 महीने बाद कहें कि लो बुआ जी ने तो कहा था कि खराब नहीं होते, खराब हो गए। तो 4 दिन में इसका इस्तेमाल कर लीजिए, है ना? और है ना, क्या है ना बुआ जी, शाम के टाइम अगर जिसके पास वक्त है ना, तो अपने इवनिंग वॉक भी करे और आते आते ताजे ताजे सब्जियां और फल लेकर आए। वाह क्या बात है। अपनी तंदुरुस्ती का हम पूरी तरह से ख्याल रख सकते हैं कि हम ताजी चीजें लेकर आते हैं। पैदल भी चलना होता है, पैदल भी चलना होता है। तो अब पैदल चलते समय अगर हम गीत सुनते रहेंगे तो पैदल चलने में कुछ ऐसी बोरियत नहीं होगी। सुनते हैं। पान खाए सैया हमारो
तो भाई हमारे साथी ने बहुत सारी इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखी। इन्होंने लिखा भाई 8 साल से हम लगभग फ्रिज का प्रयोग हमने बंद कर दिया है, ताज़ा सब्जियां लाकर उपयोग करते हैं, उससे हम सब स्वस्थ रहते हैं। क्या बात है। और ये जो हमारा कार्यक्रम है, मतलब हमारे श्रोताओं का जो कार्यक्रम है बिल्कुल परिवार जैसा है। ऐसी ऐसी बातें लिखकर भेजी हैं, समझ में नहीं आता इसको पढ़ें नहीं पढ़ें। कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत, उन्होंने जैसे पानी के जहाज की यात्रा आज कर रहे हैं उसको इन्होंने साझा किया है। और वाकई बड़ी प्यारी सी बात है कि आपको इतनी खुशी लग रही है जिंदगी में, आपने पहली बार ये यात्रा कर रहे हैं तो हमसे साझा करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम भी सुन रहे हैं और इस तरीके का जो आपका अनुभव है वो भी आप हमारे संग मिलकर खुशी मनाना चाहते हैं, तो अच्छा लग रहा है। हमारे साथी हैं बुआ जी, ये हमें अपने परिवार की तरह समझते हैं और ये पूरा परिवार ही है। एक हमारी सखी है, वो भी ऐसी यही लिख रही है कि बेटी के जन्म के बाद उन्हें बुखार आया और पता चला कि उन्हें हेपेटाइटिस हो गया है और इतनी ज्यादा वो सीरियस हो गई थी और बहुत उनका इलाज बहुत अच्छी तरह से हुआ, उसके बाद वो ठीक हुई। यानी इन्होंने अपना दुख भी साझा किया है, कोई खुशी साझा कर रहे हैं। ये परेशानी की भी बात है, एक तरीके से सबक भी है कि अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखें और जब इस तरह से कोई दिक्कत आए तो आप संभल भी सकते हैं, बस परिवार का संभल चाहिए। हमारे एक साथी ने ये भी बताया कि मतलब लगभग वही बात है कि घर में सब्जियां, कुछ मसाले, दूध, घी बनाने वाली चीजें रखते हैं, लेकिन दूध अगर आप रखते हैं, कुछ भी रखते हैं तो पहले उसको आधे घंटे पहले निकाल लीजिए। वैसे ही रखते समय भी उबला हुआ है या गर्म है तो आप उसको कम से कम उसके आधे घंटे बाद अंदर रखिए, है कि नहीं। और है ना बुआ जी, ये भी होता है ना कि कुछ लोग सामान लाने जाते हैं, मॉल में गए, बहुत सारे एक के ऊपर एक फ्री ऑफर है, तो जूस के डिब्बे हैं या फिर और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आकर्षक हमें लुभाती है और हम खरीद लेकर आते हैं। फिर इतना तो खत्म नहीं होगा इसलिए हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। फिर तो रखना ही पड़ेगा ना। रखेंगे बुआ जी, ठीक है रख दिया है, पर देखिए इतने सारे तो खत्म नहीं होंगे और हम उसे आंख मूंद कर उसे पी नहीं लेना चाहिए। देखना चाहिए कि भाई उसमें एक्सपायरी डेट तो देख लें, ये फ्रिज में रखिए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही होगा। नहीं, अच्छा तो रहेगा, स्वाद से आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन एक्सपायरी होती है, उसमें कुछ जो रासायनिक चीजें होती हैं वो प्रतिक्रिया होती हैं, लेकिन चूंकि वो फ्रिज में रखा है तो स्वाद नहीं खराब होगा, तो आपको लगेगा ये ठीक तो है। अरे ये सब तो ऐसे ही लिखते हैं, हम लोग अक्सर ये भी कहते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी बोतल है वो जूस की है, अभी गर्मियों का मौसम है तो बहुत सारे एक के ऊपर एक फ्री है, हम लाके उसे रख देते, फिर देखते अरे इतने जल्दी तो नहीं खत्म होगा, फिर 1 महीने बाद निकालो तो पता चला एक्सपायरी आ गई, फेंक दो। तो क्या करें, बांट देना चाहिए, किसी को दे दीजिए, है ना। हाँ सही बात है। और है ना एक और टेंडेंसी होती है ना बुआ जी की, हम लोग पहले तो बहुत दिन तक उसे सहेज कर रखते हैं और फिर ऐसा लगेगा कि नहीं भाई अभी खराब होने को आने वाली, तब हम देते भी किसी को तो अच्छी हालत में हो, जब अच्छी कंडीशन में हो कोई सब्जी, अच्छी सुबह बनाइए भी शाम किसी को दे दे तो वो उसके भी उपयोग में आ सकती है। बिल्कुल उपयोग में आ सकती है और आप भी अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये सब कुछ करते रहेंगे तो आपका दिल भी खुश रहेगा। और देखो भाई ऐसा है, तुमने एक पर एक फ्री की तो बात की, लेकिन हमारे साथी ने बड़ी प्यारी सी बात कही। अभी परसों ही मैंने 2 महीने पहले बनाई हुई अमचूर की चटनी फ्रिज से निकाल कर खाई थी, एकदम बढ़िया टेस्ट था उसका। चटनी बिल्कुल भी खराब नहीं हुई थी। वैसे ज्यादा मामलों में फ्रिज में रखा भोजन या चीजें खराब हो जाती हैं या उनका टेस्ट खराब हो जाता है। मैंने चटनी इसलिए खाई क्योंकि उस दिन सब्जी अच्छी नहीं बनी थी। अब भाई ये तो मतलब क्या बताया जाए, तो माफी है आपके लिए, चलिए। लेकिन चटनी रखी क्यों थी? अगर रखी नहीं होती तो आप कैसे खाते हैं? हाँ, लेकिन एक बात है, अब जैसे कि सब्जी नहीं अच्छी लगी तो आप कुछ पापड़ वगैरह भून लीजिए, है ना, तो वो आपको सहयोग देगा, स्वाद में बढ़ोतरी हो जाएगी। थोड़ा सा नींबू और डाल लीजिए, थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, कुछ सलाद काट लीजिए। और कभी भी ऐसा भी होता है बुआ जी कि हमें भूख नहीं होती है पर हम उस वक्त चलो अभी खाने का टाइम हो गया है। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि आपको भूख नहीं थी? हाँ, ये भी हो सकता है। ऐसा यही तो हम भी कह रहे हैं, कितनी भी टेस्टी हो, बहुत अच्छी हो, तब भी हमें ना उसका स्वाद ही नहीं अच्छा लगता है। तो ये बहुत बहुत छोटे छोटे कारण होते हैं। जरूरी नहीं कि पत्नी जी ने अच्छी सब्जी ना बनाई हो, सब्जी अरे हो सकता है उन्होंने खुद बनाई हो ना, ऐसे मत सोचो तुम। यानी सब्जी उसी स्टाइल से, उसी अंदाज से बनाई हुई होगी, पर उस दिन कुछ मूड भी अच्छा नहीं होता, तब भी हमें खाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक बात और है कि अगर हम भोजन की बात करें तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि स्वाद की बात है, लेकिन एक बार कभी आप सोचिए कि जिस समय आप खा रहे हैं, इसीलिए हम लोग भोग लगाते हैं या ध्यान करते हैं कि जो हमें इस समय मिला है ये न मिलता तो क्या होता। फिर देखिए आपको कितना स्वाद आता है उसमें। और ये मान लीजिए कि हमको जो मिला है हम इसके लिए पहले तो धन्यवाद दें, हार्दिक
तरीके से दिल से धन्यवाद दें कि प्रभु आपने हमें दिया है, परम शक्ति आपने हमें ये दिया है इस समय, और हम बैठे हैं, खा पा रहे हैं, स्वस्थ हैं शरीर से भी कि हम खा सकेंगे, इसको पचा सकेंगे। तो जब ये सोचेंगे तो फिर जो भी चीज होगी वो बहुत स्वादिष्ट लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि देखिए ना, प्रसाद का खाना कितना सादा सात्विक बना होता है, उसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं होता, पर वो इतना स्वादिष्ट होता है क्योंकि उसके पीछे बनाने वाले के भाव होते हैं। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं, फ्रिज या बासी भोजन का गोदाम, ये जुमला आलसी कामकाजी महिलाओं पर हो सकता है। अच्छा। वरना आज के समय में सभी लोग आधुनिक साधनों को कैसे हाइजीनिक तरीके से उपयोग करिए जानते हैं। पहले थर्मोकोल के डब्बे में सिर्फ बर्फ रखकर काम चलाते थे। खाना तब जरूरत के मुताबिक बनता और बचता तो काम वाली बाई या किसी पशुओं को खिला देते थे। लेकिन अब कमाई बढ़ने के साथ महंगाई बढ़ रही है तो कोई फेंकता नहीं है, गर्म करके खा लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फ्रिज में ज्यादा सामान ना भरे, वह सभी चीजें ढक कर रखे, उतना ही बनाए जितना जरूरत हो। सुबह रसोई में जाए तो पहले देख ले फ्रिज में क्या रखा है और अब क्या बनाना है, तो फ्रिज गोदाम नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है ना? कभी कभी हमारे मन में, जैसे तुमने कहा ना, खराब होने लगती है तब हम निकालते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अक्सर बाजार से भी हम कोई चीज लाते हैं जो हमें पता है कि हम कभी भी आगे हमने इसका प्रयोग नहीं किया है और अभी भी नहीं अच्छी लग रही, लेकिन फिर भी रख देते हैं। तो कृपया ऐसा न करें। देखें कि आपने पिछली बार जब रखा था फ्रिज में से निकाल कर इसको खाया था कि नहीं खाया था, है ना? तो कुछ चीजें हैं उनको देखना बहुत जरूरी है, और जरूरत की चीजों को रखें। बेहतर तो यही है कि न रखें। दवाइयां आदि रखने की जरूरत पड़ती है कुछ, ये बात तो सही है कि जरूरत है उसकी, लेकिन एक बार बस मन बनाने की बात है। जैसे कि आटा गूंदना है तो आप सोचिए 2 मिनट तो लगता है, बस आप ये सोचा रहे 2 मिनट में तो लग जाता है। दिक्कत क्या है इसमें, क्यों हम लगा के रखें? अच्छा, उसे निकाल के जब रोटी बनाना पड़ता है तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ना? फिर काला रंग भी आ जाता है। नहीं, उसके बाद उसको इधर से खींचो उधर से खींचो, वो गोल नहीं बनती, वो अलग मुंह बनाती है रोटी भी। तो कृपया न रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे। सुबह उठने का है तो थोड़े आधा घंटा पहले उठ गए हम, तो ये सब तैयारी हम कर सकते हैं। तैयारी सुबह भी कर सकते हैं। अगर हमारे सेहत की बात चलती है तो हमें थोड़ी सी मेहनत करना भी जरूरी है ना? यही तो बात है कि देखिए, एक चिकित्सक ने कहा था हमसे कि जब हमने उनसे यही कहा कि अरे तो बड़ा मुश्किल होता है, हमें कार्यालय जाना रहता है, ये है वो है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? जैसे उन्होंने कहा खूब चबा चबा कर खाइए, बैठ के नाश्ता करिए। हमने कहा नहीं, समय ही नहीं रहता, सब चीजें घर में पीसिए, पिसी हुई कोई चीज बाजार से मत लाइए। तो उन्होंने पता है क्या कहा, अभी इसी पे ये बात लागू होती है। उन्होंने कहा किसी भी चिकित्सक, जब आप बीमार पड़ते हैं तो किसी भी चिकित्सक के पास जाते हैं या अगर अस्पताल जाते हैं, कितना समय लगता है आपको? कम से कम 3 घंटा, कम से कम। तो अगर आप प्रतिदिन 10 मिनट भी ज्यादा लगाएंगे या 30 मिनट भी ज्यादा लगाएंगे तो आपको वो 3 घंटा 4 घंटा जो लगता है और मानसिक तनाव होता है वो सब बच जाएगा। उस वक्त तो पूरी दुनिया उदास लगने लगती है ना। तो अगर खुशियां चाहते हैं कि भाई सेहतमंद रहे हम और हमारा पूरा परिवार या पूरा देश या पूरी दुनिया सभी स्वस्थ रहे, तो फिर ये थोड़ी थोड़ी जो है तकलीफें जो है हम उठाए तो ये तकलीफ भी हमें सुखद लगेगी ना? हाँ, तो ये हमारा ही काम है। अच्छा, एक बात और है, इतना स्वाद आता है ताजा ताजा खाने में, तो दिक्कत क्या है? कहने के लिए तो फिर यही बात, हमारी बात साथी भी लिख रहे हैं कि भाग दौड़ की जिंदगी, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, कुछ तैयारी पहले से कर लेना, लगभग यही बातें इन्होंने लिखी हैं, है ना? तो ये रख लें। मुझे पता नहीं कुछ तो रीजन होगा ही, लोग रखते हैं किसी खाने को बार बार माइक्रोवेव में, कांच में आप गर्म करते हैं आंच पे, तो ऐसे भी उसके पौष्टिक तत्व नष्ट ही होते हैं। तो भाई यही बात है कि अच्छा हाँ, एक बात और है, ये हम नहीं सोचते कि दोबारा निकालते हैं, फिर किसी बर्तन में निकालते हैं, उसको फिर गर्म करते हैं, फिर बरसते हैं, कितना मेहनत उसमें लगती है ना? उससे अच्छा सीधे ही बना लिया, गैस पे रख दिया जी और गरम गरम परोस दिया, है ना? बिल्कुल। और अब गाना सुन लेते हैं गरम गरम जी। दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई जो जई, दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई जो जई, जय जो जय। अरे जाएगी कहाँ है गोरी, अरे जाएगी कहाँ तेरे पीछे ये गोरा आई जो आई, आई जो आई। दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई जो जई, दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई जो जई।
है री आई हाय दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई जो अरे जाएगी कहाँ गोरी अरे जाएगी कहाँ तेरे पीछे ये पूरा आई जो आई दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई जो ऐसा ही बंगला तेरे लिए बांधू तो पाए दिया चैन तेरे वादा तो बाहों में झूलूं तेरे किनारे ऐसा ही बंगला तेरे लिए बांधू तो पाए दिया चैन तेरे वादा तो बाहों में झूलूं तेरे किनारे सदा साथ निभाऊं कहीं और न जाऊं कभी हाथ न आए कभी दिल में समाए काहे सताती है री आई हाय दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई जो अरे जाएगी कहाँ गोरी अरे जाएगी कहाँ तेरे पीछे ये पूरा आई जो दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई तो भाई हम लोग हाजिर हो गए एक बार फिर से इस गीत के बाद, और गीत की मिठास के संग संग क्या बताने जा रही हो व्यंजन में आज? सबसे पहले ब्रोकोली और बादाम का सूप। क्या बात क्योंकि है। लीवर के लिए ब्रोकोली खाना अच्छा होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना वही लेकर आऊं सखियों के लिए। तो इसकी सामग्री है ब्रोकोली आधा किलो, बादाम 10 से 12 जो भिगोए हुए हों जी, और फिर बटर 1 चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर जो है 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा प्याज, लहसुन की 4-5 कलियां। तो ब्रोकोली को पहले साफ धोकर उसकी डंठल अलग निकाल कर रख दे। ब्रोकली जो आजकल वो हरी हरी आती है ना, हरी फूल गोभी, हाँ। और प्याज, लहसुन और ब्रोकली की जो डंठल है उन्हें अच्छे से काट करके और 1 ग्लास गर्म पानी में डाल के उसे उबालने रख दिया। अच्छा। हम वेजिटेबल स्टॉक बना लेंगे, और उसके बाद में जो ब्रोकोली है उसे काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और एक बर्तन में थोड़ा सा बटर डालकर, यानी मक्खन भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, या तेल भी डाल सकते हैं, उसे अच्छे से चला ले, और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा पानी और नमक डालकर उसे पका ले। कुकर में पका सकते हैं, कढ़ाई में पका सकते हैं, और जब पकाते वक्त उसी में ना बादाम भी डाल दे भिगोए हुए, और फिर ठंडा होने के बाद उसे मिक्सी में चला ले जी। और उसके बाद में उसमें बाहर निकाल के एक बर्तन में लेकर उसमें जो वेजिटेबल स्टॉक हमने जो बनाए थे, उबल के आधा उसका पानी था वो उसमें डाल दे, और फिर काली मिर्च पाउडर डाल के उसे उबालने रख दे। अच्छा। और गर्मा गर्म सूप इतना स्वादिष्ट लगता है बुआ जी, उसमें ना कॉर्नफ्लोर डालने की जरूरत है, ना क्रीम डालने की जरूरत है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो ये जरूर बनाइए और खाइए और खिलाइए। क्या बात है, तो लोगों को भी पिलाइए जी। और पीने की जब बात चली है, तो आजकल जब मौसम है, तो वैसे तो ठंडाई, लस्सी, सब चीज का मौसम है, तो एक सत्तू का कह सकते हैं कि हम ऐसा बना के रख सकते हैं पाउडर, सत्तू का शरबत कह सकते हैं, रख सकते हैं, उसको कभी भी बना के पीजिए आप। तो इसके लिए आपको 2 कटोरी कम से कम जो ये भुने वाले चने हैं वो आप ले लीजिए। उसमें वैसे तो कोशिश करें सारे छिलके निकाल दें, लेकिन अगर थोड़े बहुत रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है, फायदा रहेगा। और इसमें कम से कम आधा कटोरी करीब सौंफ मिला लें जी। और इसमें 6 करीब बादाम, 6 काजू, ये सब मिला दें, मगज डाल दें, तरबूज के बीज डाल सकते हैं आप, सनफ्लावर के बीज भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, ये सब कुछ बीज जो भी आप चाहते हैं वो डाल दीजिए। इलायची डाल दीजिए, मतलब छोटी इलायची पाउडर डाल दीजिए, और उसके संग संग इसमें मिश्री डाल दीजिए अच्छे से, और मिश्री डाल के इसको अच्छे से पीस लीजिए, और पीस कर रख लीजिए आप इसको। पाउडर को कम से कम 15 दिन आप रख सकते हैं इसको एयर टाइट डिब्बे में। और ये सब चीजें जब रखी रहेंगी, तो आप उसके बाद आप जब भी चाहें तो 1 गिलास दूध लीजिए और उसमें 2 बड़े चम्मच ये मिला के और घोल के पी जाइए, क्योंकि शक्कर भी मिली हुई है इसमें। और अगर आप चाहते हैं तो आधा ग्लास दूध आधा पानी, मतलब ग्लास में आधा दूध आधा पानी मिलाकर भी इसको लस्सी जैसे बना के मतलब पी सकते हैं शरबत। क्या बात। और नहीं तो सादे पानी में भी इसको मिला के पिया जा सकता है, घोल कर पी लीजिए, तरावट देगा आपको। और तरावट तो एक गीत भी दे सकता है, हमें लगता है। सुनते हैं।
मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना दिलबर। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं घटा प्यार भरी, तू है मेरा बादल। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना दिलबर। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। तू है मेरी बंसी, मैं हूँ तेरा कान्हा। तू है मेरी बंसी, तू है मेरी बंसी, मैं हूँ तेरा कान्हा। तेरा मेरा प्यार है सदियों पुराना। दिल के हर तार में है राग तेरा हमदम। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं घटा प्यार भरी, तू है मेरा बादल। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। तू है मोरा फुलवा, मैं हूँ तेरी खुशबू। तू है मोरा फुलवा, तू है मोरा फुलवा, मैं हूँ तेरी खुशबू। देश विदेश माँ संग संग घूमूं। तू है गुलजार मेरा, मैं हूँ तेरी शबनम। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना दिलबर। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं घटा प्यार भरी, तू है मेरा बादल। जाने ये मौसम। तो मौसम का मजा लीजिए और अब हम लेते हैं विदा। आप सभी को सोनाली पाठक और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।